नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण नेशनल न्यूज नेटवर्क। आज हम ऐसे शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं, जो न केवल अपने काम से, बल्कि वो लोगों के दिल में प्यार मोहब्बत से लोगों के दिल में बसे हुए हैं। उनका जो जो बातचीत का जो शैली है, वह लोगों के दिल के अंदर चला जाता है और एक ऐसे आईएएस ऑफिसर तेज तर्रार जो अभी प्रेजेंट छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एसपी में तैनात हैं और ये 2000 पहले ये डॉक्टर थे, लेकिन बाद में ये आईएएस ऑफिसर बनने का देखे और आईएएस ऑफिसर बने 2012 में और 2009 में एम्स की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर का सपना देखे और वे फिर उन्होंने सोचा कि आईएएस ऑफिसर बने और 2012 में आईएएस यूपीएस की परीक्षा पास कर आईएएस ऑफिसर बने। पहले तो आपका स्वागत है प्रातः दर्पण न्यूज नेशनल नेटवर्क में। धन्यवाद। आपको प्रणाम, धन्यवाद सर। और अपना कीमती समय देने के लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न यह है कि सर, आप दर्शकों को यह बताइए कि डॉक्टर से आईपीएस बनने की जो जर्नी है आपका, वो कैसे हुआ? मैंने 1999 से 2005 के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से एमबीबीएस की पढ़ाई की और उसके बाद 2006 से 2009 के बीच में एम्स नई दिल्ली, जो मेडिकल का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, वहाँ से एमडी साइकेट्री में कंप्लीट की और उसके बाद दिल्ली के बड़े अस्पताल जीबी पंत, राम मनोहर लोहिया और विभास में काम करने के बाद 2012 का एग्जाम देके मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ और छत्तीसगढ़ का आर्डर मिला। जब मैं डॉक्टर ही में था तो लगातार मरीजों को देखा करता था, लेकिन काफी मरीज दवाई नहीं खाते थे। काफी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, स्टिग्मा के कारण वो दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि रिसर्च सर्विसेज में मैं एग्जाम देता हूँ और आईएएस आईपीएस बनता हूँ तो फील्ड में रह के जिला लेवल पे लोगों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता हूँ और इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अपना मन बनाया। सर, आईएएस बनना और डॉक्टर की पढ़ाई करना सबसे जो आपका जिसको कहते हैं हार्ड होमवर्क, वो आईएएस बनने की हार्ड होमवर्क थी या डॉक्टर बनने? दोनों अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित चीज है। मेडिकल की 99 से लेकर 2012 तक 13 वर्षों मेडिकल साइंस में रहा। वहाँ पे एमबीबीएस 6 साल का किया, 3 साल का एमडी किया। मेडिकल कोर्स काफी डिफिकल्ट रहता है और आप मरीजों के लिए काम करते हैं तो छोटी सी गलती से भी जान चली जाती है। तो वैसा ही सिविल यहाँ भी थोड़ी सी भी हम गलत डिसीजन लेते हैं तो हजारों लोगों को दोनों पब्लिक के साथ रह के काम करने का काम है। लेकिन निश्चित रूप से जो मेडिकल की मेरी पढ़ाई थी वो पुलिस में बहुत काम आ रहा है। एक तो क्योंकि साइकेट्रिस्ट हूँ तो नशे के ऊपर अभियान चलाना हो या मेडिकल के कारण लोगों से बात करने का तरीका, जो सॉफ्ट पुलिसिंग है। जब मैं पुलिस में आया तो लोग ये बोलते हैं कि पुलिस केवल मारपीट करके लोग उगलवा सकती है, ढंग से पुलिसिंग नहीं कर सकती, पुलिस की भाषा कड़ी होनी चाहिए। लेकिन मैं दंतेवाड़ा में भी 6 वर्ष नक्सल अभियान में भी काम किया, दुर्ग में अर्बन पुलिसिंग में भी काम किया और मैंने कहा कि मैंने ये फील किया कि डर जो है वो कानून का होना चाहिए, पुलिस का नहीं होना चाहिए। पुलिस को दमखम के साथ काम करना चाहिए। सभी नागरिक, जैसे हम डॉक्टर में थे, कोई भी मरीज आए तो जान बराबर हम सब मरीजों को देखते थे, वैसे ही प्रशासनिक सेवा है। कोई भी व्यक्ति आए तो उसको हमें बराबर का अधिकार देना है और देखना है कि उसके अधिकार का हनन भी ना हो और हंसते खेलते भी पुलिस की जा सकती है। पुलिस में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहते हैं तो हमें जरूरी है कि हम अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों का भी ख्याल करें। मुझे खुशी है कि मैं जहाँ भी पदस्थ रहा पिछले 10 वर्षों में, कहीं भी कोई किसी ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने होमिसाइडल इंसिडेंट नहीं हुए। तो काफी ज्यादा पुलिस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल जॉब रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पोस्टिंग की कामयाबी है। सर, आपकी जो पहली जो पोस्टिंग थी वो एक बड़ा ही बस्तर जैसा ऐसा इलाका है छत्तीसगढ़ का, जहां पर कुख्यात जो अपराधी हैं वहां पर आपकी पहली पोस्टिंग थी और आपने वहां जिस खुदी से आपने वहां पर काम किया और लोगों के अंदर जो आपने अपना छाप छोड़े, वो आप कैसे कर पाए? दंतेवाड़ा में मैं घोर अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र है, जहाँ कुछ दिन पहले भी 10 जवानों की शहादत हुई थी। वहां पर 2010 में बड़ी सीआरपीएफ की घटना हुई, 76 जवान शहीद हुए थे। वहां पे स्थापना हुई तो घर में निश्चित रूप से लोग थोड़ा डरे
लेकिन क्योंकि मेरे फादर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों जगह के साथ काम किया है, वहाँ के स्कूल से पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से मुझे डर नहीं जी था, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने लिया। और जो मेरी मेडिकल की नॉलेज है वो दंतेवाड़ा में काफी काम आई। मैं और मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, हम लोगों ने 200 से ज्यादा जी वहाँ पे कैंप लगाए, और इसका जी फायदा रहा कि जो पहले जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जो एक अविश्वास का भाव था, उसमें काफी कमी आई, जी जिसके कारण आसूचना तंत्र हमारी मजबूत हुई। ग्रामीणों ने समझा क्या सही क्या गलत, और उन्हीं की सूचना के आधार पे, आसूचना के आधार पे ऑपरेशंस किए गए और नक्सलियों को ढेर किए गए। करीब हमने लोन वराटू अभियान लॉन्च किया जो घर वापसी का, जिसमें कि 1 साल के अंदर 500 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। तो निश्चित रूप जी से ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इसको अलग तरीके से टैकल करना है एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। ये जो माओवादी हैं ये भी कहीं ना कहीं देश के नागरिक हैं, जो जी विचारधारा जिनको ब्रेन वॉशिंग इनकी हुई है, तो जरूरी है कि जो वापस आ सकते हैं उनको समझा के छोटे माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और जो पुलिस के ऊपर जी गोली जी चला गोली का जवाब गोली से दिया जाए। जी सर, मैंने सर आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आपने एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब आप आईएएस बनने की बात सोचे थे तो किसी ने कहा कि भाई अगर आईएएस डॉक्टर आईएएस बनोगी तो शायद तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। तो आपने उसमें कहा था कि अरे भैया जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो लड़की अपने आप ही मिल जाएगी। जो अपनी इच्छाएं हैं उसको निश्चित रूप से पूर्ति करना चाहिए। हमें जी परसेप्शन पे नहीं जाना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। आदमी अच्छा जी खराब होता है, यदि आप आदमी अच्छे हैं तो जिंदगी में सफलता हमेशा जी मिलती है। जनता का बिल्कुल हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा, क्योंकि 13 वर्ष में मेडिकल साइंस में था। मेरी पत्नी भी जी डॉक्टर, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करना, मेरे अटेम्प्ट केवल 2 अटेम्प्ट बचे थे। तो निश्चित रूप से एक घर वाले आसपास लोग थोड़े परेशान थे डिसीजन को लेके, लेकिन यदि व्यक्ति ने जी खुद ध्यान रखी है तो सफलता जरूर मिलती है। सर एक सर लोगों के बीच में एक बड़ा ही लोगों के बीच एक भ्रम है कि जो पुलिस होती है उसकी जो चेहरा है वह बड़ा ही डरवाना लगती है और लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। लेकिन आपका जो जिस तरह का जो सौम्य जो स्वभाव से आप जैसे एक अपराधी से भी बात करते हैं, एक आम आदमी से भी बात करते हैं, तो बड़ा ही लोगों के अंदर वो बड़ा ही अच्छा लगता है और लोग बड़ा ही पसंद करते हैं। और कई कमेंट हम लोग के पास आता है कि अभिषेक डॉक्टर अभिषेक पल्लव जैसा एसपी शायद भारत के हर जिले में हो तो शायद लोगों का जो पुलिस के प्रति जो अपना जो अंदर का जो परिचित होता है कि अंदर भय होता है वो शायद खत्म हो जाए। निश्चित रूप से पुलिस का जो परसेप्शन मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो हमारा लोएस्ट कर्मी है कांस्टेबल, उसको जी पोस्ट जी की आवश्यकता है, कैसे भाषा का प्रयोग करना है, कैसे जनता से संवाद करना है। जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं जो लगातार जनता के साथ जिनका व्यवहार रहता है, व्यवहार को सुधारने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, और एक फीडबैक की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिनस्थों से अच्छी तरह बात करें, जिससे कि वो हमें देख के मेंटर बनाए और वो जनता से अच्छी तरह से बात करें, क्योंकि 21st सेंचुरी पुलिसिंग है, जो ब्रिटिश लिगेसी है उससे जी अपने को बाहर निकलना है। और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो पूरे टाइम चोर चक्रे, जो समाज के निगेटिव लोगों के जी साथ जी ताल्लुक रहता है, तो कहीं ना कहीं उनका व्यवहार में कुछ ना कुछ फर्क आता है, चिड़चिड़ापन आता है, वर्किंग आवर्स ज्यादा है, 24/7 है, जिसके कारण फैमिली डिस्प्यूट भी आप देखेंगे पुलिस पर्सनल पे ज्यादा है, सुसाइड रेट ज्यादा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जो है पुलिस की स्वभाव और कैरेक्टर को जो है हम सुधार पाए, क्योंकि पुलिसकर्मी भी जी जनता से ही आते हैं, हम भी समाज परिवार से ही भर्ती होते हैं, और कोई भी समाज बिना पुलिस के नहीं चल सकता। दुनिया भर में ऐसा जी कोई देश बिल्कुल नहीं जहाँ पे पुलिस नहीं हो सकती। यदि हमें कानून व्यवस्था जी जो है एक बेसिक है डेवलपमेंट के लिए, जहाँ का भी लॉ ऑर्डर अच्छा होता है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो तेजी से आगे बढ़ता है। तो जरूरी है कि हम पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका भी मोरल हाई रख पाए, और जनता में भी पुलिस के प्रति सम्मान जो है उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि पुलिस और मोटिवेट होकर काम कर सके। सर आपके कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं और कई फैंस ने हमसे ये सवाल जरूर पूछने का है कि जब सर से अगर बातचीत करें तो फैंस की तरफ से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप देखा गया कई वीडियो में चाहे वो डीएसपी के लड़के हों चाहे वो किसी संसद के लड़के हों, अगर सड़क पे अगर कोई बिना हेलमेट का या बिना कागज का तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से उसको डील करते हैं
और समान रूप से देखते हैं। वो आप कभी नहीं देखे कि वह डीएसपी का लड़का है या कोई आम आदमी का लड़का है, लेकिन उसको बड़ी अच्छी तरीके से हेलमेट पहनने या कोई अपराध करके आता है तो भी आप उसे बहुत ही अच्छे ढंग से उसके समझाते हैं। मतलब अपना जो पुलिस का जो बर्बरता है वो आप नहीं दिखाते हैं। ऐसा लोगों का कहा गया था कि सर से जरूर पूछिएगा कि वो कैसे कर पाते इतना सरल स्वभाव में और इतना शांत स्वभाव में। मेरा हमेशा मानना है कि ट्रैफिक नियम का यदि हम पालन करेंगे तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे। आप देख सकते हैं काफी जाने माने लोगों की देहांत जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुआ है। जी हर व्यक्ति को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर जो है वो हड्डी और मांस का ही बना हुआ है। वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, एक्सीडेंट में उसको उतना ही नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग जब भी कोई कार्रवाई करते हैं, लाइव कार्रवाई करते हैं, सभी लोग देखते हैं। जो मैंने आपको थाने में देखा है, कभी आप अपने घर के जो बारी है वहां भी मैंने आपको देखा है कि लोन का जिस तरह का फ्रॉड होता है और आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं और जो वो होता है उसको फिर आप रनिंग करके बताते हैं उस अपराधी को पकड़ के बताओ तुमने कैसे कैसे किया। इससे लोगों का जो दिमाग होता है वो काफी सक्रिय हो जाता है कि जब हमारे इतने बड़े अधिकारी और इस तरह से अगर बात करते हैं तो जो भी अपराध करता है वो एक बार अपराध करने से पहले बार-बार सोचेगा कि इतनी अच्छी बात से समझाया गया है और अगर हम इस चीज को भी नहीं समझते हैं तो पता नहीं दूसरे बार अगर हम अपराध करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो ये आप कैसे कर पाते हैं सर? मेरी कोशिश थी कि डेली हजारों लोग साइबर फ्रॉड से पीड़ित हो रहे हैं। जी ज़्यादातर छोटे लोग और मिडिल क्लास के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको 1000 से लेके लाखों रुपए जो है ये ठग लूट लेते हैं। साइबर जी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ठगी हो जाए, ठग को पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसीलिए जी लाइव डेमो हमने करना शुरू किया। जी, लाइव डेमो जो है लोगों के दिलो-दिमाग पे असर करता है, लोगों को समझ आता है बिल्कुल। प्रैक्टिकली कि कैसे जी फ्रॉड हो रहा है। काफ़ी बार आपने जी देखा होगा पे मैसेज आता है, ओटीपी ना बताएं, लिंक पे क्लिक ना करें, जी लेकिन वो पढ़ के लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक बार लाइव डेमो होता है तो इसका असर पड़ता है। एक बार जब लाइव बिल्कुल डेमो बिल्कुल। होता है तो अपराधियों को देख के जो बाकी अपराधी हैं उनके मन में डर आता है कि हम पकड़े गए हैं और हम यदि आगे काम करेंगे तो दोबारा हम पकड़े जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अपराधियों के मन में भी डर जो है वो कायम होता है। इसी तरह रोड में जब हम निकलते हैं और हेलमेट की चेकिंग करते हैं, सीट बेल्ट की चेकिंग करते हैं, जी नाबालिग लोगों को पकड़ते हैं, तो इसको देख के जो बाकी लोग हैं जिनके घर में नाबालिग बाइक में निकल रहे हैं, जो बिना सीट बेल्ट हेलमेट के निकल रहे हैं, तो जी उनको अपने परिवार वाले ही समझाइश देते हैं। काफ़ी बार मुझे छोटे-छोटे बच्चे बताते हैं कि सर हमने भी अपने पापा को बिना हेलमेट के देखा तो उसको हमने रोका। तो चेंज जो है बिहेवियर चेंज वो धीरे-धीरे करके आता है, वो अचानक नहीं आता। हमें परेशान नहीं होना चाहिए यदि हम रोड पे निकले और हम देखें कुछ लोग बिना हेलमेट के हैं, क्योंकि अचानक लोगों जी का बदलाव नहीं आता, धीरे धीरे करके बदलाव आता है। यदि सभी पुलिस अधिकारी लोगों की काउंसलिंग करेंगे, लोगों को समझाइश देंगे, हर व्यक्ति यदि 5 या 10 आदमी को समझाएगा तो समाज में एक पॉजिटिव चेंज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपका जो प्रयास है, ये पूरे भारत में प्रचलित है सर। आप कहीं भी हम लोग चले जाते हैं राज्य में, तो आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है कि अगर कप्तान हो अगर डिस्ट्रिक्ट का, तो डॉक्टर अभिषेक पल्लव जैसा। क्योंकि लोगों के अंदर वो बस जाता है, जो जिस तरह से आप लाइव जो डेट करते हैं, तो वो सीधा लोगों के दिमाग पर अंदर पर जाता है और लोग बहुत ही अच्छी तरह से आपके वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं और ये वीडियो जो जाता है कई लोगों के पास जाता है और जिससे कई लोगों सीख पाते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि सर आप जो ये काम करते हैं सारे आईएएस ऑफिसर को इस तरह के काम करने चाहिए और लाइव करना चाहिए ताकि लोगों तक ये जाए, ताकि ये लोगों का संदेश जाए कि हमारे जिले के जो कप्तान हैं वो दिन रात हमारे पीछे खड़े हैं और मैं अगर सो रहा हूं चैन का नींद तो हमारे कप्तान अगर जाग रहे हैं तभी मैं सो पा रहा हूं। ये सारे आईएएस ऑफिसर को जरूर करना चाहिए अपने टीम में सर। निश्चित रूप से आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। हमारा यूथ का देश है जहां पे 100 करोड़ से ज़्यादा लोग आज के दिन में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 3G जी 4G बिल्कुल। कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं और यूथ जो है वो
सोशल मीडिया की भाषा समझता है। यदि घर वाले कोई चीज़ समझाते हैं तो उनको लगता है कि हम पे दबाव बिल्कुल। बनाया जा रहा है। लेकिन वही चीज़ यदि वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, हुँ, यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि यदि यूथ को हमें उनकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, तो पुलिस को भी सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं न कहीं सरकारी एजेंसी, पुलिस सोशल मीडिया से दूर भागती है, लेकिन निश्चित रूप से जो 21वीं सदी है वो इंटरनेट का सदी है और हमें भी सोशल मीडिया को अडैप्ट करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, जनता तक सही चीज़ को पहुँचाने के लिए। बिल्कुल सही, आपने ये जो बात कहें, बहुत ही अच्छी बात कहें कि कुछ आईएएस ऑफिसर, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने को फ्रेश नहीं करना चाहते, वो अपने को अंदर ही रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग का जो सोच है कि जब आप जिले के कप्तान हैं और जिले के पूरे कार्यभार आपके ऊपर है, तो ज़रूर आपको सड़क पर आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हमारे जो कप्तान हैं, वह हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और वो हिम्मत कर सकते हैं और बेफिक्र रह सकते हैं अपने जिला में। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरियां हो, कोई अपने सोशल मीडिया से दूर भागते हैं, लेकिन आप सभी को आज की सोशल मीडिया में लोगों को आईएएस ऑफिसर खासकर ज़रूर आना चाहिए और लाइव जैसे आप करते हैं वैसा ही करना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर अच्छी संदेश जाए और लोग उसको अच्छी तरह से देख पाए। निश्चित रूप से सोशल मीडिया से हमें डरने की आवश्यकता हुँ, नहीं है। प्रिंट हुँ, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में आके हमें जो सही चीज़ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यदि अच्छे लोग अपनी बात कहेंगे, तभी जो बुरे हुँ, लोग हैं वो दब पाएँगे। कहीं न कहीं इसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल, जो अपराधी तत्व हैं, वो मर्डर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाल रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, वीडियो बिल्कुल, डाल रहे हैं, वो चाकू जी, लेके बाहर घूम रहे हैं, उसका वीडियो डाल रहे हैं। और उल्टा होना चाहिए कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम पकड़ें, उनको हम सोशल मीडिया के सामने दिखाएँ, जिससे कि जो बाकी लोग हैं वो ट्रेंड बदले और लोग अपराध करने के पहले 2 बार सोचें। बिल्कुल। सर, आप तो नक्सली गढ़ में भी काम किए हैं, तो लोगों का ये कहती है कि जो नक्सली आखिर जो बनते हैं, कुछ लोगों का हम लोगों ने कई लोगों से इस तरह का जो बातें या कान तक आती है सूत्रों से, वो ऐसा माना जाता है कि नक्सली अपने मन से नहीं बनते, उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती है। या तो वो कोई पुलिस के दबाव में बन जाते हैं या कोई दबंग लोग उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि अंत वह हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। चूँकि आप तो बहुत नज़दीक से देखे हैं और आपका तो इतना इमेज है कि जो नक्सली इलाका जो सबसे ज़्यादा गढ़ है, वहाँ पर लोगों के अंदर आपका दिल में आप बसे हुए हैं उन लोगों के। तो आपको कैसा लगता है कि नक्सली जो बनते हैं या नक्सलवाद छोड़ देना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से नक्सली बनने के बहुत हुँ, सारे कारण हैं। कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं न कहीं जो शासकीय योजनाएँ थी, उनका लाभ उन तक नहीं पहुँच पाया। समय लगते हुँ, वहाँ रोड बन पाए, नेटवर्क टावर्स नहीं लग पाए, उनको बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल पाई, जिनके कारण नक्सली आके उनको ब्रेन वॉश करने में सफल रहे। इसीलिए लगातार भारत सरकार और राज्य शासनों का लगातार ये कोशिश रही है कि हम जनता तक पहुँच पाएँ। उनको जो शासन की जो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, वो दिया हुँ, जा सके और उनको बताया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार उनको आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करें। उनका विश्वास जीत पाएँ, उनका दिल जीत पाएँ और हम ये पूरी तरह से हमारी कोशिश रहे हुँ, किसी भी हाल में जो ग्रामीण हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का कहीं वायलेशन ना हो, उनके साथ कोई ज़्यादतियाँ ना हो, जिसके कारण उनमें पुलिस और प्रशासन के खिलाफ द्वेष भावना बढ़े, गुस्सा बढ़े। यदि हम उनको मुख्य धारा में जोड़ पाएँगे, तो हुँ। निश्चित रूप से नक्सलवाद में जल्दी कमी आएगी। पिछले 10 वर्षों में नक्सलवाद को हमने काफ़ी पीछे ढकेला है। काफ़ी सारे इलाके नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में हम लोग सफल होंगे। सर, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी ऐसी है कि महिलाओं के साथ बहुत सारे ऐसे की घटनाएँ घटती है, लेकिन वो लोग पुलिस के सामने नहीं जाती है। आखिर क्यों? क्या पुलिस उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाती है? या उसके अंदर भय यह होता है कि अगर मैं जो मेरे साथ घटना घटा है, अगर मैं पुलिस के सामने जाके कहूँगा, तो मेरे सारे समाज में बदनामी होगी। तो आपका इसमें क्या सोच है? क्या महिलाओं को जो भी घटना घटे उसके साथ, तो क्या वो पुलिस के सामने जाए और बताए अपनी घटनाओं के बारे में? निश्चित रूप से जो महिला अपराध में भी
जब महिलाएं अब खुल के आके अपनी बातें रख पा रही हैं, अपराध कायम करवा पा रही हैं। कानून में भी काफी बदलाव लाया गया है। महिला का नाम और महिला की जो इसको जो है गुप्त रखा जाता है, मीडिया में इसको नाम नहीं दिया बिल्कुल। जाता, नहीं दिया जाता, फोटो नहीं दिया जाता। तुरंत कार्रवाई होती है। 2013 में निर्भया के बाद जो नया एक्ट आया, उसमें जी, बहुत बिल्कुल। ही बड़ी सजाएं दी गई हैं और जो विक्टिम है उसको काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस दिए गए हैं कि उसका स्टेटमेंट जो है महिला द्वारा ही लिया जाएगा, उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं सभी महिलाओं से भी अपील करूंगा कि जब भी उनके साथ कोई अपराध घटे तो डरने की बात नहीं है, वो आए और आके अपना अपराध जो है एफआईआर लॉन्च कराएं, क्योंकि आज यदि वो एफआईआर लॉन्च नहीं कराएंगे तो वो अपराधी किसी दूसरे के साथ और जघन्य अपराध कर सकता है। जब तक अपराधी को सजा नहीं दिलाएंगे तब तक अपराध को कम करने में हमें सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल सर, अभी हाल में ही घटना आपने मणिपुर में भी देखे होंगे। 2 महीना पहले ये घटना घटती है और जब वायरल होता है, तब उसमें कानूनी कार्रवाई की बात की जाती है। तो ऐसा अगर आपकी सोच में क्या होनी चाहिए? क्या लोगों को इस तरह बर्बरता होना क्या सही है? काफी बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हम भावनाओं में बह जाते हैं और उस टाइम दोनों बिल्कुल। समुदाय जो है वो अपनी अपनी भावनाएं रहती हैं, लेकिन हमें जरूरी है कि हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। हर परिस्थिति अलग होती है। हम एक जगह बैठ के मणिपुर के बारे में पूरी तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। जब भावनाएं काफी बिल्कुल। रहती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, काफी चीजें जो है हमें जो आसान लगता है जांच करके कार्रवाई करनी पड़ती है, नहीं तो जातियों धर्म में उन्माद और बढ़ सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। इससे पुलिस की छवि और प्रशासन की छवि दोनों बरकरार रहती है। सर एक लास्ट प्रश्न है। आप हमारे दर्शकों को इतना बताइए कि आप इतने शांत स्वभाव और इतने सौम्य स्वभाव से और अपने जो आप बोलते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? अपने को एकाग्र कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आप भाव हो और जो महात्मा गांधी जी का तरिस्मन है कि जब भी हम कोई काम करें हम डाउट हो तो हम ये सोचें कि जो हमारा कार्य है वो अंतिम व्यक्ति को कितना फायदा पहुंचा सकता है। यदि हम किसी सर भी अभी गलत काम में संलिप्त ना हो और सबको न्याय दिलाने की कोशिश करें तो जनता जो है वो सबसे बड़ी फोर्स है जो आपके पीछे खड़ी रहती है, और जब तक जनता का समर्थन रहे आदमी जिंदगी में हमेशा कामयाबी की ओर बढ़ता है। सर अभी बहुत से देखा कि युवाओं में नशा का बहुत प्रचलन चल पड़ा है और छोटे-छोटे बच्चों को देखा जाता है कि वो नशा करते हैं। तो आखिर उस पर आपके विचार से ऐसा पेरेंट्स को या वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, मैं तमाम भारत के पक्ष में कह रहा हूँ कि कैसे उसको हैंडल किया जाए कि नशा जो नशा बच्चे से अभी से ही वो आदत कर लिए नशा, वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से बाहर निकलते ही नशा या सिगरेट पीते हैं या गांजा पीते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं वो करते हैं। आप उसको कैसे हैंडल करना चाहेंगे और कैसे आप करना चाहेंगे ताकि वो नशा से मुक्ति पा जाए? नशा आज के दिन में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बच्चे भी नशा करना स्टार्ट कर हुँ, दिए हैं। कुछ लोग छोटा नशा जैसे शराब और तंबाकू का करते हैं, कुछ लोग बड़े नशा जैसे कि स्मैक, बिल्कुल। हेरोइन, गांजा, कोकेन तक का नशा करते हैं। और जितने हुँ, अपराध जघन्य अपराध हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं नशा का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं न कहीं नशा कम करने के लिए एक तरफ सर जी, एक सर तरफ हम आपका बहुत-बहुत जी, जी बोला जाए सर? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो नशा के सौदागर हैं उनको हम पकड़ पाएँ और एक साथ जो नशे के आदी बन गए हैं उनको हम काउंसलिंग करके उनका रिहैबिलिटेशन करके उनको नशा से हम बाहर निकालें। सर आपका हमारे प्रातः दर्पण में इतने अच्छे तरह इतना समय देने के लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और मेरी विनती होगी तमाम उन आईएएस ऑफिसर जो भी हैं कि सर की तरह ही अगर काम करे तो शायद हर जगह लोगों के अंदर पुलिस के प्रति विश्वास जगेगा और लोग बेहिचक होकर अपनी समस्याओं को अपने पुलिस के सामने रख पाएँगे और आपस में मित्रता जिस तरह आप व्यवहार करते हैं, लोगों और पुलिस के बीच मित्रता होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, ना कि अपराधी या पुलिस
या आदमी और पुलिस का दूरी नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान और मानवता का होना चाहिए। ये आपसे एक संदेश मिलता है और साथ ही आपसे सेवा करने का, जिस तरह से आपका सेवा करने का भाव है और जितने अच्छे से आप व्यवहार करते हैं, यह हर पुलिस अफ़सर में होनी चाहिए, हर आईएएस ऑफ़िसर में होना चाहिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतना बड़ा समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे दोबारा हमारी मुलाकात होगी। लेकिन मुलाकात आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि आपको पुलिस वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बघेल साहब हैं, आपकी काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। तो ऐसे आईएएस ऑफ़िसर को हम लोग सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आप और आगे से आगे जाएँ और इसी तरह जनता की सेवा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने आज देखा हमारे खास मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से मैंने आपको मिलाया जो ना सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों के दिल के अंदर में ये शख्सियत का नाम गूंजता है, लोगों के मन में रहता है और हर व्यक्ति बनना चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव। ऐसा आईएएस ऑफिसर जो तेज तर्रार, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और नक्सलियों के गढ़ में जाकर अपना छाप छोड़ देना यह कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि ऐसे काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले सोचना होगा कि नक्सल इलाके में जाना कैसे है। लेकिन ये हमारे भारत के टॉप आईएएस ऑफिसर में से एक आते हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव। और दर्शकों हम और भी ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू करता रहूंगा। तब तक जय हिंद, प्रणाम और प्रातः दर्पण की तरफ से आप सभी को प्रणाम करते हैं।